मैं एक रिच औरत के घर में घुसा था पैसे चोरी करने के लिए, लेकिन उसके गंदे मैंशन में मैं घिर गया। मैं एक चोर हूं जिसे साफ सफाई का भूत सवार है और मेरे सिक्स पैक एब्स भी हैं। मैं खुद को रोक नहीं पाया और पूरा आफ्टरनून उसके घर की सफाई करी। मैंने एक नोट छोड़ा उसको इंसल्ट करते हुए कि वो कितनी गंदी है, और अपनी मेहनत के बदले मैंने 1895 युआन पेमेंट के तौर पर ले लिए। फिर क्या हुआ, जैसे ही मैं नूडल्स खाने बैठा, पुलिस ने मेरा कंधा पकड़ लिया। वो कहने वाले थे कि ये जिक्यू ने ना सिर्फ माफी के लेटर पर साइन किया, बल्कि मुझे रोज डिनर और शॉपिंग पर बुलाया, हमेशा बिल खुद पे किया। जब तक कि वो रेड वाइन का ग्लास मेरे गले से नीचे नहीं उतरा। जब अगले दिन मेरी आंखें खुली, तब मुझे समझ आया मैं उसकी प्रे बन चुका था। मेरा नाम जैंग वई है। मैं लॉक पिकिंग स्किल से अपना गुजारा करता हूं, लेकिन मैंने कभी इससे कुछ अच्छा नहीं किया। बदकिस्मती से घर पर मेरी एक बूढ़ी माँ है जो बिना मेडिसिन के नहीं रह सकती। मेरी मंथली इनकम, जो बस कुछ सेंट्स है, वो हॉस्पिटल के कभी ना भरने वाले गड्ढे के लिए काफी नहीं है। जब आपको क्लिफ के एकदम कोने पर धक्का दे दिया जाता है, तब डिग्निटी के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं बचती। इस बार मेरा टारगेट चैन से की वो लग्जरीज अपार्टमेंट बिल्डिंग थी। 17th फ्लोर, डोर नंबर 4। ओनर का नाम ये सिक्यू है, जिसकी स्किन मक्खन जैसी स्मूथ है। आंखें और आईब्रोज किसी पेंटिंग जैसी हैं। बस नाम से ही एक अजीब ठंडक और एलिगेंस फील होती है। मैं 2 हफ्ते से उस पर नजर रख रहा था। उसका रूटीन एकदम पंक्चुअल था, जैसे 9 to 5 वाला ऑफिस वर्कर। इस तरह के प्रे का लेवल इजी होता है और रिस्क कम। ये मेरे लिए एकदम परफेक्ट मोटी भेड़ थी। आज जाल बिछाने का वक्त था। मैंने बिल्डिंग के एंट्रेंस तक उसका पीछा किया, उसकी पतली सिलुएट को अंडरग्राउंड गैराज में गायब होते देखा। मैंने अपने दिमाग में 10 मिनट्स काउंट किए, ताकि पक्का हो जाए कि वो वापस नहीं आएगा। फिर दांतों तले उंगली दबाई और रिस्क लिया। मैं शांति से सीढ़ियों से ऊपर गया। मैंने लॉक में अपना टूल डाला, रिस्ट को 2-3 बार घुमाया। एक शार्प क्लिक हुई और दरवाजा खुल गया। मैं अंदर घुसा और पीछे से दरवाजा बंद कर लिया। सब कुछ एकदम स्मूथ था, लेकिन अगले ही सेकंड घर में रखे हुए बासी खाने, गंदे कपड़े और परफ्यूम की एक अजीब और गंदी स्मेल मेरे मुंह पर आकर लगी। मैं घर के हॉल में एकदम स्टिफ खड़ा रह गया। मुझे लगा शायद मैं गलत दरवाजे में आ गया हूं, किसी कचड़े के ढेर में। मैं जानता हूं कि बहुत से यंग लोगों का घर गंदा होता है, लेकिन इस लेवल तक। मैं जैंग वई, इस काम में इतने साल रहने के बाद गर्व करता हूं कि मैंने दुनिया देखी है, लेकिन पहली बार ऐसा कुछ देखा। सोफा कपड़ों का पहाड़ था। समझ नहीं आ रहा था कौन सा साफ है और कौन सा गंदा। टेबल पर होम डिलीवरी के बॉक्सेस का ढेर था, जिनमें अभी भी खाना बचा था। फ्लोर पर चलने की जगह नहीं थी। स्नैक बैग्स, कॉस्मेटिक जार्स और खुले हुए पैकेज बॉक्सेस हर तरफ थे। मुझे शक होने लगा कि ये अपने घर में कभी जमीन पर पैर भी रखता है या बादलों पर चलता है। ये इस फेरी का घर है, सब कुछ हवा में उड़ गया होगा। मेरी प्रोफेशनल एथिक्स तुरंत घिन यानी रिवल्जन के नीचे दब गई। मेरे अंदर की साफ सफाई की बीमारी इतनी गंदी जगह बर्दाश्त नहीं कर सकी। मेरे अंदर एक अजीब गुस्सा उठा। इतना सुंदर घर, इतनी अच्छी डेकोरेशन, और इसने इसे सुअरों का बाड़ा बना दिया है। ठीक है, तुम जीते। मैंने रॉबरी को होल्ड पर डाल दिया। अगर मैं इसे ठीक नहीं करता, तो चोरी करने के लिए पैर रखने की जगह भी नहीं मिलेगी। मेरे साथी मुझ पर शर्म करेंगे। मैंने टूल बैग दरवाजे पर रखा, स्लीव्स ऊपर करी और काम पर लग गया। मैं वहां शाम के 4:30 बजे तक था। मैं, डिसेंट दिखने वाला जैंग वई, एक एथलेटिक चोर जिसके सिक्स पैक एब्स ये सिक्यू मैंशन में मेहनत करके बने हैं, पसीने से तरबतर होकर वॉलंटियर क्लीनर बन गया। मैंने कचरा बाहर फेंका, टेबल साफ किए, पोछा लगाया और कपड़े सॉर्ट किए। जो महंगे थे उन्हें हैंग कर दिया, जो धोने वाले थे साइड रख दिए। किचन सिंक के बर्तनों में तो मशरूम उगने वाले थे। बाथरूम के कॉस्मेटिक बॉटल सब टेढ़ी मेढ़ी थी। काम करते वक्त मैं अंदर ही अंदर गालियां दे रहा था। ये काम 18 लॉक्स तोड़ने से ज्यादा थकाने वाला है। जब मैंने आखिरी गार्बेज बैग बंद किया, तब मैं थककर बाहर की रोशनी में गिरा और उस चमकते हुए लिविंग रूम को देखा। फ्लोर इतना साफ था कि उसमें शक्ल दिख रही थी। हवा में बस डिटर्जेंट और नींबू की खुशबू थी। मैंने एक गहरी सांस ली। एक अजीब सी खुशी फील हुई। मैं थका हारा उसके बेडरूम में गया, कुछ वैल्यूएबल ढूंढने। बेड साइड टेबल के ड्रॉर में पैसे और ज्वेलरी बिखरी थी। मैंने थोड़ा सर्च किया। कैश ज्यादा नहीं था, टोटल 1895 युआन। वो पैसे गिनते वक्त मुझे थोड़ा सुकून मिला। चलो, ये मेरी मेहनत का पेमेंट होगा। हालांकि वो काम के हिसाब से कम था। मैंने एक पोस्ट-इट नोट लिया और अपनी अच्छी हैंडराइटिंग में एक नोट लिखा। इतना सुंदर घर तुमने इसका क्या हाल कर दिया है। मुझ जैसे चोर से भी ये देखा नहीं गया। जब तुम काम पर गए तब मैंने सफाई शुरू करी। पूरा दिन लग गया। मैं एकदम थक गया हूं। ड्रॉर में जो खुले पैसे थे वो मेरी सैलरी है। अगर टाइम नहीं है तो मेड रख लो। मैंने वो ताने और चिंता वाला नोट टेबल पर रखा, 1895 युआन पॉकेट में डाले और टूल बैग उठा लिया। फिजिकली और मेंटली थका हारा मैं उस जंग के मैदान से निकल गया, जहां मैंने पूरा दिन लड़ाई की थी। ये सिक्यू घर के दरवाजे तक पहुंचा।
आज कंपनी का काम बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। उसे लगा जैसे उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई है। उसका बस एक ही ख्याल था कि कब वो अपनी हाई हील्स उतारे और उन नरम कपड़ों के ढेर में लेट जाए। की लॉक में गई, घूमी और क्लिक की आवाज आई। दरवाजा खुला। वो पुरानी जानी पहचानी स्मेल नहीं आई। उसकी जगह एक ताजी और ठंडी खुशबू ने उसका स्वागत किया। ये सिक्यू का कदम बीच में ही रुक गया। क्या ये मेरा घर है? जैसे उसे बिजली का झटका लगा, उसने अपने पैर पीछे खींचा और डोर नंबर देखा। 1704। हाँ सही है, मेरा पुराना पिग स्टाई। नहीं रुको, ये तो हीरा चमक रहा है। उसने फिर से अंदर झांक कर देखा और उसकी आंखें फटी रह गईं। फ्लोर चमक रहा था, उसमें उसका चेहरा दिख रहा था। सोफा पर कपड़ों का पहाड़ गायब था। टेबल, ओ मेरे खुदा, वो भूल गया था कि उसका टेबल ट्रांसपेरेंट ग्लास का है। वो दबे पांव अंदर गया। हर तरफ सफाई थी। उसने बेडरूम की तरफ दौड़ लगाई। बेड जो पहले डिजास्टर था, वो परफेक्टली बना हुआ था। उसने कांपते हुए हाथों से क्लोजेट खोला। कपड़े कलर और सीजन के हिसाब से लगे थे। यहां तक कि उसके कार्टून पैंटीज और सेक्सी लेस वनसीज भी ढंग से फोल्ड करके रखे थे। उनसे फैब्रिक सॉफ्टनर की खुशबू आ रही थी। उसने अपने गाल पकड़ लिए, उसे गर्मी फील होने लगी। वो किचन की तरफ भागा। काउंटर टॉप चमक रहा था। सिंक के बर्तन गायब थे। क्या कोई स्नेल फेरी आई थी? रुको, मेरे पास बस 2 चाबी हैं, एक मेरे पास है। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे उस नोट पर पड़ी। उसने वो पेपर उठाया। इतना सुंदर घर, तुमने इसका क्या हाल कर दिया है। मुझ जैसे चोर से भी ये देखा नहीं गया। जब तुम काम पर गए तब मैंने सफाई शुरू करी। पूरा दिन लग गया, मैं एकदम थक गया हूं। ड्रॉर में जो खुले पैसे थे वो मेरी सैलरी है। अगर टाइम नहीं है तो मेड रख लो। ये सिक्यू को तुरंत होश आया। वो बेडरूम भागा। उसने ड्रॉर खोला। खुले पैसे गायब थे। उसे समझ आया कि चोर अंदर आया था। लेकिन उस चोर को क्या प्रॉब्लम थी? उसने ज्वेलरी या अप्लायंसेस को हाथ तक नहीं लगाया। बस 2000 से कम कैश लिया और पूरा घर चमका दिया, और ऊपर से नोट भी छोड़ गया। क्या ये अजीब नहीं है? तभी उसे लिविंग रूम के प्लांट्स में छुपा माइक्रोस्कोपिक कैमरा याद आया। उसने फोन निकाला और वीडियो देखी। स्क्रीन पर एक पतले शरीर वाला आदमी दरवाजा खोलते दिखा। वीडियो में दिखा कैसे उस आदमी ने घर की गंदगी देखकर हैरान हो गया। फिर एक अजीब सीन शुरू हुआ। वो पैसे ढूंढने की जगह कमर पर हाथ रखकर खड़ा हो गया और गहरी सांस लेने लगा। फिर उसने अपना बैग साइड में रखा और सफाई शुरू कर दी। कचरा फेंकना, पोछा लगाना, कपड़े सॉर्ट करना। वो चोर फ्राउन करते हुए उसके लेस बॉक्सेस तक धो रहा था। ये सिक्यू के गाल शर्म से लाल हो गए। कितनी शर्म की बात है। लेकिन पता नहीं क्यों उस अनजान आदमी को पसीने में लथपथ देखकर और उसका गंदा मुंह देखकर ये सिक्यू मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसके दिल में कुछ अजीब सा फील हुआ। ये सिक्यू बेड से उठा, अपने कपड़े ठीक किए और बाहर आया। उसने मिरर में देखकर एक अजीब स्माइल दी। क्या हो रहा था? दरवाजा खुला और जैंग वही जो बाहर से कुछ लेने गया था वहां दिखा। उसका घर के कामों में फोकस, उसकी मसल्स और उसके एब्स। रुको, तुम क्या सोच रही हो? वो एक चोर है। रिकॉर्डिंग की लास्ट फ्रेम उस आदमी पर फ्रीज हो गई। जब वो पैसों के साथ मुड़ा, ये सिक्यू ने अपने दिल पर फोन रखकर सोफा पर बैठ गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। एक हैंडसम आदमी जिसे सफाई का ऑब्सेशन है, वो उसकी दुनिया में इतने अजीब तरीके से आया। उसने एक गहरी सांस ली और एक डिसीजन लिया। उसने फोन उठाया और शर्म भरी आवाज में कहा, हेलो 110, मुझे एक चोरी रिपोर्ट करनी है। एक बहुत अजीब चोर मेरे घर में घुसा है। ये सिक्यू का घर छोड़ने के बाद सड़कों पर रात हो चुकी थी। मैं वो 1000 युआन पॉकेट में लेकर फूड स्ट्रीट की तरफ घूम रहा था। लेकिन पॉकेट भारी लग रही थी। ये पैसों का बोझ नहीं था, बल्कि सीने में एक जकड़न थी। ये काम तो नुकसान का सौदा था, बस शोर था और कुछ नहीं। अगर मेरे साथियों को पता चला तो वो हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। फिजिकली और मेंटली थका हारा और भूखा होने की वजह से मेरे पैर मेरे दिमाग से तेज चले और मैं सीधा अंदर चला गया। बॉस, एक बड़ा बोल बीफ नूडल्स दे दो, साथ में एक्स्ट्रा मीट और अंडा भी। मैंने वो पैसे उस तेल से भरी गंदी टेबल पर रख दिए और मेरी आवाज से साफ पता चल रहा था कि मैं दिन भर की क्लीनिंग से कितना थक गया हूं। दुकान के मालिक ने कहा, अरे श्यावी, आज तो तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। मैंने बस धीरे से हूं किया। मैं एक कोना ढूंढकर वहां बैठ गया। वहां की हड्डियों वाले सूप की खुशबू और स्ट्रीट लाइफ का धुआं महसूस करके मुझे लगा कि मैं फाइनली उस येज़िक्यू वाले जंग के मैदान से निकलकर असली दुनिया में आ गया हूं। नूडल्स जल्दी ही आ गए। मैंने चॉपस्टिक्स ली और उन्हें हिलाया। मैं नूडल्स से निकलती भाप को फूंक मारकर बस मुंह में डालने ही वाला था कि तभी अचानक कुछ पुलिस वाले अंदर घुसे। पुलिस! इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उन्होंने मेरे दोनों हाथ पीछे करके पकड़ लिए। ठंडी हैंडकफ्स मेरी कलाइयों पर लग गईं। वो नूडल्स का निवाला मेरे मुंह के पास से वापस प्लेट में गिर गया और तेल के कुछ छींटे उड़ गए। सारे लोग देखते रह गए और सबकी नजरें मुझ पर थीं। मेरे सर में एक सन्नाटा छा गया। मुझे पता था कि इस काम में पकड़े जाना बस वक्त की बात थी। जैसे जो नदी के किनारे चलता है वो कभी ना कभी तो भीगता ही है। पर इतनी जल्दी? शायद कैमरास की वजह से हुआ।
येज़ीक्यू के घर में पक्का कोई हिडन कैमरा होगा। मैं क्लीनिंग में इतना खो गया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही भूल गया, मेरा प्रोफेशनल इंस्टिंक्ट, हुनर। तुम्हारा नाम क्या है? एक जवान पुलिस ऑफिसर ने गुस्से में पूछा। जान गाए। जान ने अपना सर झुका लिया और उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। इसलिए नहीं कि वो पकड़ा गया, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बहुत ही अजीब तरीके से पकड़ा गया था। क्या आज दोपहर को तुम ही लीनुमान कॉम्प्लेक्स के अपार्टमेंट 1704 में घुसे थे? ऑफिसर ने पूछना जारी रखा। हाँ, मैं मानता हूं। कैमराज ने सब रिकॉर्ड कर लिया होगा, लूट के माल के साथ। मना करने का कोई फायदा नहीं था। इसे ले जाओ। दो पुलिस वाले मुझे जबरदस्ती उस नूडल्स की दुकान से निकालकर पेट्रोल कार में ले गए। कांच के पीछे से मैंने लोगों को इशारा करते देखा और लाओ चैन का चेहरा हैरानी और तरस के बीच लटका हुआ था। सब खत्म हो गया। इस बार सच में सब खत्म हो गया। मैंने चोरी की थी। भले ही रकम बड़ी नहीं थी, पर मुझे मुसीबत में डालने के लिए काफी थी। मेरी माँ अभी भी हॉस्पिटल में पैसों का इंतजार कर रही है। मैं बिल्कुल बेकार हूं। इंटरोगेशन रूम में बैठकर जहां की लाइट आंखों में चुभ रही थी, मैंने सब सच बता दिया, शुरू से अंत तक। कैसे मैंने लॉक तोड़ा, अंदर जो देखा उससे मैं कैसे हैरान रह गया, और क्यों पता नहीं मैं पूरा घर चमकाकर साफ करने लगा, और कैसे मैंने उन 1895 युआन को अपनी मेहनत की कमाई समझ कर ले लिया। मैंने तो वहां एक नोट भी छोड़ा था कि वो लड़की कितनी गंदी है। स्टेटमेंट लिखने वाला ऑफिसर अजीब एक्सप्रेशन दे रहा था। वो अंदर ही अंदर हंसना चाहता था, पर रोक रहा था। जान गए, क्या इसे अच्छी नीयत वाली चोरी कहें या कोई महान काम? नहीं, दूसरों की मदद। मैंने दुख भरे चेहरे से जवाब दिया। पुलिस साहब, मुझे मेरी सजा मंजूर है, बस मेरे हाथ रुक नहीं पाए। इम्पल्स। इम्पल्स, हाँ। पर मैंने उन पैसों में से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। सब मेरी जेब में है। मैं सब वापस करता हूं। जो भी सजा हो मुझे मंजूर है। प्रोसेस खत्म हुआ। मुझे थोड़े दिन के लिए जेल की कोठरी में रखा गया। वहां सख्त बेड पर लेटे हुए मैं छत को घूर रहा था। मेरे अंदर इमोशंस का तूफान चल रहा था। अगली सुबह जब मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था, ऑफिसर आया। जान गए, जरा बाहर आओ। मुझे लगा पूछताछ के लिए बुला रहे हैं, तो मैं सर झुकाकर चला गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि रिसेप्शन रूम में पुलिस वालों के साथ एक औरत भी होगी। रूम में एक अजीब सी टेंशन थी। मैंने सर नीचे रखा था और बस एक झलक उस लड़की की देखी। येज़िक्यू ने आज लाइट ब्लू ड्रेस पहनी थी। उसके काले बाल सॉफ्ट होकर उसके कंधों पर गिर रहे थे। वो एक ऑफिसर के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में थोड़ी जिद थी, पर थोड़ी खुशी भी। जानगाय, सही है ना? एक बड़े ऑफिसर ने पहले बात शुरू की। मिस येज़िक्यू से बात करने के बाद हमें तुम्हें कुछ बताना है। मेरा दिल बैठ गया। मैं अपनी सजा का इंतजार करने लगा। पहले तो लोकल रूल्स के हिसाब से चोरी का केस तब बनता है जब अमाउंट 2000 युआन से ऊपर हो। ऑफिसर रुका। पहले मुझे देखा, फिर येज़िक्यू की तरफ मुड़ा। जो कैश तुमने लिया था, मिस येज़िक्यू ने कंफर्म किया है कि वो टोटल 1895 युआन था। ये अमाउंट केस शुरू करने के लिए काफी नहीं है। फिर ऑफिसर की आवाज थोड़ी नर्म हो गई। मिस येज़िक्यू ने सारी बात सुनने के बाद हमें एक माफीनामा लेटर दिया है और कहा है कि वो तुम्हारे खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लेना चाहती। ये सुनते ही मैंने हैरानी से येज़िक्यू की तरफ देखा। उसी समय उसने भी मेरी तरफ देखा। हमारी आंखें मिली। वो एक डरे हुए छोटे पिगलेट की तरह फुरन नजरें चुरा गई। सबसे अजीब बात तो ये थी कि उसके गोरे गाल शर्म से लाल हो रहे थे। मैंने उसका लॉक तोड़ा, पैसे लिए, पर उसने शिकायत करने के बजाय मुझे माफ कर दिया। फाइनली ऑफिसर ने अपना गला साफ किया और सीरियस बनते हुए कहा, तुम्हारा काम भले ही गलत था, क्योंकि तुम बिना पूछे किसी के घर घुसे, पर सिचुएशन थोड़ी अलग थी। सब कुछ देखकर और क्योंकि तुमने अपनी गलती मानी है और उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया है, हम तुम पर कोई क्रिमिनल केस नहीं चलाएंगे। क्रिमिनल केस नहीं होगा? मैं तो बच गया। मैं तो दंग रह गया। लेकिन ऑफिसर ने फिर कहा, कानून कोई खेल नहीं है। किसी के घर घुसना कानून तोड़ना है। इसलिए हमने फैसला किया है कि तुम्हें 15 दिन की जेल, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन होगी और तुम्हें कानून की शिक्षा दी जाएगी। हमें उम्मीद है तुम सुधर जाओगे, एक ईमानदार इंसान बनो। 15 दिन की जेल उस बड़ी सजा के सामने कुछ भी नहीं थी। मुझे लगा मैं हवा में तैर रहा हूं। मुझे मंजूर है, मैं अच्छे से सोचूंगा। थैंक यू ऑफिसर। मेरे सीने से वो भारी पत्थर हट गया। फॉर्मेलिटीज पूरी करके मैं जेल की तरफ जाने लगा। जब मैं येज़िक्यू के पास से गुजरा, मैं रुक गया। मिस येज़ी, थैंक यू। मैंने ये शब्द कहे पर मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या बोलूं। चोरी करने गया और जेल भी नहीं हुई, उल्टा 15 दिन का रहना खाना और कानून की पढ़ाई मिल गई। ये तो दुनिया में अनोखा ही था। येज़िक्यू ने अपना चेहरा उठाया। उसके गाल अभी भी लाल थे। उसने धीरे से कहा, असल में मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। तुमने मेरा घर इतना साफ कर दिया,
इतना साफ तो कभी नहीं था। उसका बोलना खत्म होते ही ऑफिसर ने खासा कॉफ किया। मैं फौरन उनके पीछे चला गया, पर मेरे अंदर खट्टे मीठे फीलिंग्स मिक्स हो रहे थे। इस औरत के दिमाग में क्या चल रहा है? जेल के 15 दिन पलक झपकते ही निकल गए। पढ़ाई के साथ साथ मैंने अपनी जिंदगी पर ध्यान दिया। सब साफ था। अब दोबारा ये गलत काम नहीं करने। इस बार किस्मत अच्छी थी, अगली बार पता नहीं क्या हो। मेरी बीमार माँ के लिए मुझे एक ईमानदार नौकरी ढूंढनी थी। जब मैं जेल के दरवाजे से बाहर निकला, बाहर की धूप बहुत तेज थी। मैंने खुली हवा में सांस ली और नई शुरुआत के लिए तैयार था। पर जैसे ही मैं कोने पर पहुंचा, एक चमचमाती सफेद गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। विंडो नीचे हुई और वहां यजीक्यू का चेहरा था जो बहुत प्यारी लग रही थी। जैन, तुम बाहर आ गए। मैं तो वहां जम गया। मेरे दिल में खतरे की घंटी बजी। मिस यजी, अब क्या है? केस तो बंद हो गया ना? यजीक्यू ने अपना निचला होंठ दबाया, जैसे कोई बड़ा फैसला ले रही हो। वो, तुम्हारी आजादी की खुशी में मैं तुम्हें डिनर पर बुला रही हूं। समझो उस दिन क्लीनिंग करने के लिए थैंक यू कह रही हो। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मिस यजी, ये सही नहीं लग रहा। पर उसने कहा, पुरानी बातें भूल जाओ। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। बस बताओ, आ रहे हो या नहीं? उसका अंदाज थोड़ा जिद्दी था, पर आंखों में उम्मीद थी। मैंने ना चाहते हुए भी हाँ में सर हिला दिया। मैं गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी के अंदर बिल्कुल वैसी ही लेमन की खुशबू थी जैसी उसके घर में क्लीनिंग के बाद थी। सीट बहुत सॉफ्ट थी, पर मैं अनकंफर्टेबल था। मेरे जैसा इंसान जो भी जेल से निकला है, ऐसी लग्जरी कार और सुंदर औरत के साथ बिल्कुल मैच नहीं हो रहा था। येज़िक्यू भी थोड़ी नर्वस लग रही थी। उसने एक बहुत ही बड़े और एलिगेंट रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोकी। वो जगह मेरी रोज की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। उसने मेन्यू देखा और जल्दी से कुछ डिशेज ऑर्डर कर दी। तुम्हें कुछ पसंद या नापसंद है? मैंने कहा, नहीं, सब चलेगा। मेरा दिमाग तो बस इस अजीब सिचुएशन के बारे में सोच रहा था। जब खाना आया और हम दोनों अकेले रह गए, माहौल और भी अजीब हो गया। टेबल पर बहुत ही स्वादिष्ट खाना था, पर मुझे उसका स्वाद नहीं आ रहा था। मिस यजी, आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं? आपने मुझे डिनर पर भी बुलाया। मैं तो आखिरकार एक वो शब्द मेरे होंठ पर ही रुक गए, पर वो समझ गईं। उसके गाल फिर से लाल हो गए। वो चॉपस्टिक से अपने चावल हिलाने लगी और धीरे से बोली, पहले तो मुझे बहुत गुस्सा और डर भी लगा, पर फिर जब मैंने कैमरास देखे तो मुझे लगा तुम बहुत अजीब हो। तुम बुरे आदमी नहीं लग रहे थे। वो रुकी और मेरी तरफ चमकती आंखों से देखा। क्या तुमने कभी किसी चोर को देखा है जो चोरी करने के बजाय सारा दिन लगाकर विक्टिम का घर साफ करे और अंत में एक शिक्षा देने वाला नोट भी छोड़े? पता है, जब तुम अपना चेहरा पहुंच रहे थे, जब कोई जिद्दी दाग नहीं निकल रहा था, और जब तुमने मेरे कपड़े अंडरवेयर फोल्ड किए, तब तुम्हारे चेहरे पर जो घिन और सीरियसनेस वाला एक्सप्रेशन था, वो बहुत फनी था। मेरा चेहरा गर्दन से लेकर माथे तक लाल हो गया। उसने सारे कैमरास देख लिए थे। वो सारी बातें बहुत शर्मनाक थीं। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि वो अचानक मुस्कुरा दी। मुझे पता है, इसीलिए तुम मुझे स्पेशल लगे। उसने मेरी प्लेट में कुछ सब्जियां रखीं और थोड़े रिलैक्स होकर बोली, सच बोलूं तो मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। उस दिन जब मैंने घर का दरवाजा खोला, उस सफाई ने मेरा आने वाला वक्त और भी रोशन कर दिया। अरे हाँ, मैंने उनसे इन्वेस्टिगेट करने को कहा था और मुझे पता चला कि तुम्हारी मदर हॉस्पिटल में है और तुम्हें बस पैसों की जरूरत है। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया और मैंने उनकी तरफ थोड़ा शक भरी नजरों से देखा। उन्होंने मुझे देखा और कहा, मुझे गलत मत समझो, मेरा कोई बुरा इंटेंशन नहीं है। मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारी मदर के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए एडवांस पहले ही दे दिया है। अभी के लिए तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या? उन्होंने मेरे लिए मेडिकल एक्सपेंसेस पे कर दिए? ये बातें मेरे लिए एक अनएक्सपेक्टेड बॉम्ब जैसी थी जिसने मेरे दिमाग को ब्लैंक कर दिया। नहीं, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। हम ना तो रिलेटिव्स हैं और ना ही फ्रेंड्स। फिर भी मैंने बिना सोचे ही बात जाने दी। उन्होंने मुझे बीच में ही रोक दिया। वो थोड़ा आगे झुकी और मेरे पास आ गई। उनकी गर्म सांसें परफ्यूम की खुशबू में लिपटी हुई थी, जो मेरे गाल को टच कर रही थी। उनकी आवाज थोड़ी अलग और गहरी हो गई। मैंने कहा ना, ये एक लोन है। मैं तुम्हें दे नहीं रही हूं। अगर तुम्हें बुरा लगे तो तुम थोड़ा थोड़ा करके मुझे वापस कर देना। मैंने सोचा, मैं कैसे वापस करूंगा? सबकॉन्शियसली मैं नो कहने ही वाला था। मेरे पास एक डिसेंट जॉब है। पर जब मैंने ऊपर देखा, उनकी आंखें इतनी पास थीं, चमक से भरी हुई, जिसमें उस वक्त मेरा बिखरा हुआ लुक साफ दिख रहा था। ये बहुत ईजी है। क्या तुम मेरा घर क्लीनिंग करना कंटिन्यू कर सकते हो अपना कर्जा उतारने के लिए? मैंने तुम्हारी वो एबिलिटी बार बार देखी है और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मैं तुम्हें हर विजिट के 1000 रुपीज पे करूंगी। तुम्हें क्या लगता है? हर विजिट के 1000 रुपीज? ये प्राइस मार्केट प्राइस से बहुत ज्यादा था। और मेरा घर साफ करो वाली बात जब उनके लिप्स से निकली, उनकी नजरों और नजदीकी के साथ मिलकर पूरा मतलब ही बदल गया।
वो अब सिर्फ फिजिकल काम नहीं लग रहा था, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मेरा गला एप्पल ऊपर नीचे होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में कोई करंट दौड़ रहा हो। कैबिन का टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ गया था। आपका मतलब क्या एग्जैक्टली? वो चेयर पर पीछे हुई, ग्लास उठाया और उसे धीरे से हिलाया। वही जो वर्ड्स कह रहे हैं, है ना? पर उनकी नजर मुझ पर ही टिकी रही। उस क्रैब डिनर के बाद येजू और मेरे बीच एक अजीब सा कनेक्शन बन गया। हर 3-4 दिन में उनका मैसेज टाइम पर आ जाता, एकदम कॉन्फिडेंट टोन में। घर फिर से मेसी हो गया है, जल्दी आओ साफ करने। मैसेज के एंड में हमेशा 1000 रुपीज का पूरा ट्रांसफर होता था। हर बार मैं खुद को समझाता कि ये कर्जा उतारने का एक सीरियस काम है, पर जब भी मैं चाबी लेकर रूम 1704 का दरवाजा खोलता, मुझे वही केओस मिलता, भले ही पहली बार जैसा बुरा ना हो। मेरे सीने में एक अजीब सी बेचैनी होती। मैं क्या रोल प्ले कर रहा हूँ? क्या मैं एक एक्सक्लूसिव क्लीनर हूं या आपका कोई पर्टिकुलर फेटिश, एक टॉय जो एक लग्जूरियस अपार्टमेंट में रखा है? जब मैं क्लीनिंग करता, कभी येज़िक्यू घर पर होती, कभी नहीं। जब वो होती, वो सोफा के पीछे आराम से बैठकर लैपटॉप पर काम करती या सीरीज देखती। कभी कभी वो स्क्रीन से नजर हटाकर मेरे मूवमेंट्स को देखती। वो नजर चेकिंग वाली नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जैसे कोई चीज एंजॉय कर रहा हो, जिससे मेरी स्किन क्रॉल करने लगती और मॉपिंग करते वक्त मेरी ताकत कम हो जाती। एक बार जब मैं किचन काउंटर के पुराने ग्रीस स्टेन से लड़ रहा था, स्लिपर्स घिसटते हुए पास आई। जैंगवे, तुम्हें सिर्फ क्लीनिंग आती है, मुझे भूख लगी है और मैं घर पर खाना ऑर्डर कर करके थक गई हूँ। मैंने ऊपर देखे बिना गुस्से में जवाब दिया, अगर आप डिलीवरी से थक गई हैं तो खुद बनाना सीख लीजिए। मुझे कुकिंग नहीं आती, उन्होंने बड़े लाड भरे टोन में कहा। तुम्हें इतनी फास्ट काम करते देखकर लगता है तुम कुकिंग में भी बुरे नहीं होगे। मुझे कुछ बनाकर दिखाओ। पता नहीं उनके एटीट्यूड की वजह से या अंदर से कुछ प्रूफ करने के लिए, जैसे मेरे अंदर कोई भूत आ गया हो, मैंने कपड़ा रखा, हाथ धोए और उनका फ्रिज खोला। उसमें काफी सारे इंग्रेडिएंट्स थे, लग रहा था हाल ही में खरीदे गए हैं। आपको क्या खाना है? मैंने एप्रन बांधते हुए थोड़ा सख्त टोन में पूछा। कुछ भी, जो तुम बनाओगे वही खा लूंगी। तो मैंने फ्रिज के सामान से 3 डिशेज और एक सूप बनाया। शॉर्ट रिब्स, सी बैस, गार्लिक ब्रोकली और टोमेटो एग सूप। ये सब घर के सिंपल डिशेस थे, पर मैंने नमक मसाला एकदम परफेक्ट रखा था। जब मैंने खाना सर्व किया, येजिक्यू ने पहला पीस खाया और उनकी आंखें खुशी से चमक उठीं। जैंगवे, ये बहुत डिलिशियस है। वो बिना किसी दिखावे के मजे से खाने लगी और खाते खाते तारीफ करने लगी। एक 5 स्टार होटल शेफ से भी अच्छा है, तुम्हारी स्किल कमाल की है। उन्हें इतने मजे से खाते देख मेरे दिल की हिचकिचाहट थोड़ी कम हो गई और मुझे थोड़ी सक्सेस वाली फीलिंग आई। उस खाने के बाद यीज़ी क्यू ने मुझे क्लीनिंग के लिए और ज्यादा बुलाना शुरू कर दिया और अब फोकस साफ सफाई से ज्यादा कुकिंग पर चला गया। एक दिन जब मैंने बताया हुआ एरिया साफ किया और किचन जाने वाला था, उन्होंने मुझे लिविंग रूम में बुलाया। जैंग, एक बात करनी है। देखो, तुम क्लीनिंग में बहुत अच्छे हो और कुकिंग भी वैसी ही करते हो जैसी मुझे पसंद है। मुझे बस एक भरोसेमंद इंसान चाहिए डेली कामों के लिए। ये टेम्पररी जॉब्स छोड़ो और मेरी फुल टाइम हाउसकीपर बन जाओ। कैसा रहेगा? फुल टाइम यहीं रहना होगा। 10,000 मंथली सैलरी, खाना और रहना फ्री, और तुम्हारी मदर के रिकवरी तक सारे मेडिकल एक्सपेंसेस भी मैं दूंगी। क्या कहते हो? इन कंडीशंस के साथ तुम मना नहीं करोगे, है ना? 10,000 पर मंथ और मदर के सारे एक्सपेंसेस, ये सिर्फ अच्छी कंडीशंस नहीं थी, ये तो मेरे लिए आसमान से टपकी हुई हेल्प थी। मैं मना नहीं कर पाया। मैंने अपना बैग पैक किया और ऑफिशियली येज़िक्यू के घर के गेस्ट रूम में मूव कर गया। मेरी पहचान टेम्पररी क्लीनर से बदलकर लिव इन हाउसकीपर की हो गई। उन्होंने मुझे पहले महीने की सैलरी एडवांस भी दे दी ताकि मैं घर भेज सकूं, पर वहां मूव होते ही वो खुशी टॉर्चर में बदल गई, जो दिन ब दिन बढ़ती गई। उस टॉर्चर की वजह खुद येज़िक्यू थी। वो मेरे सामने एकदम रियल होने लगी थी। वो स्पेगेटी स्ट्रैप्स वाले कपड़े पहनती थी, जो उनकी यूनिफॉर्म जैसा बन गया था, जिसमें उनका बॉडी फिगर साफ दिखता था। मैंने पहले उन्हें इतने ध्यान से नहीं देखा था, पर अब एक ही छत के नीचे मुझे रियलाइज हुआ कि उनकी बॉडी एकदम परफेक्ट थी, एक वाइल्ड रोज जैसी, जो बिना कंट्रोल के बढ़ रहा हो, बहुत अट्रैक्टिव और जिसकी फ्रेग्रेंस को रोकना मुश्किल हो। और मैं, उनका हाउसकीपर, दिन रात उस विजुअल इम्पैक्ट के नीचे रहता। मैं खुद की थोड़ी सी समझ बचाए रखने की कोशिश करता। मैं खुद से कहता, जैंगवेई, तुम यहाँ काम करने आए हो, वो तुम्हारी एम्प्लॉयर हैं जो तुम्हें पे करती हैं, तुम्हारी माँ का इलाज उनके हाथ में है, गलत ख्याल मत लाओ। तो मैंने कोशिश की कि मैं एक अंधा और बहरा हाउसकीपर बनकर रहूं। जब वो कम कपड़ों में मेरे पास से गुजरती, मैं तुरंत अपना सर झुका लेता और टेबल साफ करने लगता। जब वो कुछ उठाने के लिए झुकती, मैं स्टोव की आंच देखने लगता। ऐसा लगता था जैसे येज़िक्यू मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो। वक्त निकलता गया, मेरी बेचैनी और उनका चिल एटीट्यूड कैलेंडर के पन्नों की तरह पलटते रहे। एक वीकेंड की दोपहर वो तैयार होकर रूम से बाहर आईं। जैंग, चलो मुझे बाहर तक छोड़ दो। कहाँ? सिनेमा। एक कॉलीग ने टिकट्स दी हैं, वेस्ट नहीं होने दूंगी। हम सिनेमा पहुंचे, टिकट्स ली और अंदर जाकर बैठ गए। जब लाइट बंद हुई और डरावनी म्यूजिक शुरू हुई, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये एक हॉरर मूवी थी।
मैंने येज़ीक्यू की तरफ देखा। स्क्रीन की लाइट उनके फेस पर पड़ रही थी। मूवी बहुत फास्ट थी, हर थोड़ी देर में स्कैर्स आ रहे थे। जब भी कोई भूत दिखता या कोई आवाज आती, येज़ीक्यू डर कर सांस रोक लेती। 20 मिनट भी नहीं हुए थे कि वो अपनी सीट से खिसक कर मेरी सीट तक आ गई। उनका हाथ मेरे हाथ से टच हो रहा था और वो थोड़ी कांप रही थी। हे, क्या आप ठीक हैं? ठीक हूं, उन्होंने जिद में कहा, पर आवाज कांप रही थी। बस थोड़ी ठंड लग रही है। एसी लो था, पर मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा था कि वो डर रही हैं। फिर एक बहुत खूनी सीन आया और चीखने की आवाजें आईं। येज़ीक्यू केरे से चीखी और अचानक मेरी तरफ झुक गई, अपना सर मेरे सीने चेस्ट में छुपा लिया। उनकी सॉफ्ट और खुशबूदार बॉडी बिना किसी डर के मुझसे टकराई। उनकी बॉडी की फ्रेग्रेंस और पॉपकॉर्न की महक मिल गई थी। मैं एकदम पैरालाइज्ड कर गया। मेरे हाथ हवा में थे, समझ नहीं आ रहा था कहाँ रखूं। दिमाग ब्लैंक हो गया था। बस मेरे हाथों में वो कांपती हुई बॉडी थी जिसमें साफ डर दिख रहा था। अगर डर लग रहा है तो मत देखो। नहीं, हम नहीं रुक सकते, उन्होंने मेरे चेस्ट में मुंह छुपाकर धीरे से जवाब दिया, पर वो मेरे पास से हटने का नाम नहीं ले रही थी। तो मूवी के सेकंड हाफ में वो पूरा टाइम मेरी गोद में, लैप में रही। मैं एक बड़ा ह्यूमन कुशन बन गया था। हिलने की हिम्मत नहीं थी। फिर मैंने डरते डरते अपने हाथ उनकी बैक पर रखे, ध्यान रखते हुए कि किसी गलत जगह टच ना हो। स्क्रीन पर क्या चल रहा था मैंने एक सेकंड के लिए भी ध्यान नहीं दिया। मेरे सारे सेंसेस उस औरत पर थे जो मेरी बाहों में थी। उनके बाल मेरी चिन को टच कर रहे थे, उनकी सांसें कपड़े के पार मेरी स्किन को गर्म कर रही थी। ये दुनिया का सबसे मीठा टॉर्चर था। अचानक लाइट्स ऑन हो गईं। तब वो, जैसे जल गई हो, तुरंत मेरी बाहों से कूदकर बाहर निकल गईं। उनके गाल एकदम लाल थे। चलो, वो पहले उठी और भागते हुए बाहर गईं। मैंने गहरी सांस ली और उनके पीछे गया। घर जाते वक्त कार में अजीब सी खामोशी थी। वो ड्राइविंग पर फोकस कर रही थी और मैं खिड़की से बाहर नाइट देख रहा था। पर उस हग की सॉफ्टनेस और दिल की धड़कन कम नहीं हो रही थी। मुझे लगा सब खत्म हो गया। पर अध रात को जब मैं नींद में था, मेरे बेडरूम डोर पर नॉक हुआ। जैंग जैंग, क्या तुम सो गए? येज़ीक्यू की आवाज डोर के पीछे से आई, थोड़ी शर्माई सी। मैं बेड से उठा और डोर खोला। वो वहां खड़ी थी, एक पतली सिल्क नाइट गाउन में और एक जैकेट में। वो हाथ में तकिया लिए नंगे पैर खड़ी थी, आंखें थोड़ी लाल थीं। वो एक डरे हुए रैबिट जैसी लग रही थी। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मूवी के सीन्स बार बार याद आ रहे हैं। मैं सो नहीं पा रही हूँ। क्या मैं यहाँ नीचे सो सकती हूँ? उन्हें इतना हेल्पलेस देख और उनके कपड़े देख मेरी हार्ट बीट तेज हो गई। उन्हें मेरे रूम में बिस्तर लगाने देना, ये कैसा सीन होता? एक मर्द और औरत अकेले, पर वो मेरी बॉस थी जिसने मेरी हेल्प की थी और माँ के लिए पैसे दिए थे। वो बस एक छोटी हेल्प मांग रही थी। मैंने गहरी सांस ली। आप बेड पर सो जाइए, मैं नीचे बिस्तर लगा लूंगा। ये कैसे हो सकता है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा टोन फर्म था। मैंने क्लोजेट से चादर निकाली। आप एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉयर के नीचे सोने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने खामोशी से मुझे बिस्तर लगाते हुए देखा। ठीक है, थैंक यू, उन्होंने धीरे से कहा और बेड पर चढ़ गई। मैंने लाइट बंद कर दी, बस एक डिम लाइट रहने दी। फिर मैं तुरंत अपने बिस्तर पर लेट गया, बेड की तरफ पीठ करके और आंखें बंद करके। गुड नाइट जैंगवेई, उनकी आवाज बेड से आई, थोड़ी सॉफ्ट टोन में। गुड नाइट। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। सिर्फ 2 सॉफ्ट ब्रेथ्स बची थीं, जो एकदम साफ सुनाई दे रही थीं। वो बेड पे कैसे टर्न कर रही है और उसके कपड़ों की हल्की सी आवाज भी वो सुन सकता था। रात की खामोशी में वो सारे साउंड्स बहुत ज्यादा तेज सुनाई दे रहे थे। मुझे नहीं पता कितना टाइम बीत गया, पर थकावट और नर्वसनेस की वजह से मैं एक गहरी नींद में सो गया। ड्रीम में मैं अपने बचपन में चला गया। मेरे पास वही पुरानी ऑरेंज कैट थी जो हमारे पास सालों से थी। मैंने उससे अपनी गोद में पकड़ा हुआ था। उसका बॉडी एकदम फ्लफ और गर्म था और उसमें से धूप जैसी स्मेल आ रही थी। वो मेरे आम के पास एक कंफर्टेबल जगह ढूंढ के बैठ गई और अपने गले से खुशी में पुर करने लगी। मैंने इंस्टिंक्टिवली अपने हाथ थोड़े टाइट कर लिए उस प्यारी चीज को अपने पास लाने के लिए। मेरी चीक उसके सॉफ्ट फॉरहेड से टच हुए। एक ऐसी शांति और सेटिस्फैक्शन फील हुई जो मैंने पहले कभी नहीं की थी। कितना सुंदर ड्रीम था। उस रात के बाद एक ही रूम में साथ रहते रहते यसीक्यू और मेरे बीच की लाइन धुंधली और सटल होती गई। ऐसा लगा जैसे उसे कोई नया हॉबी मिल गया हो। वीकेंड्स पे मुझे साथ ले जाने की उसकी फ्रीक्वेंसी अचानक बढ़ गई। मैंने लाइफ एक्सपीरियंस करते वक्त कहा था कि मैं हमेशा घर में बंद नहीं रह सकता, लेकिन हर आउटिंग में, आर्ट एग्जीबिशंस में एक अजीब सी एम्बिग्विटी रहती थी। उसने एक टाइट हिप लेंथ स्कर्ट पहनी थी और जब मैं झुककर वर्क्स के डिस्क्रिप्शन पढ़ता, वो सही मोमेंट पे नीचे झुक जाती थी। न्यू लग्जरी स्टोर्स में जब वो बहुत महंगी ड्रेसेस ट्राई करती, वो हमेशा फिटिंग रूम का कर्टन उठा देती थी। जैंगवे, ये मुझ पर अच्छी लग रही है ना? वो इंटेंस और बार बार होने वाली अपॉइंटमेंट्स, खामोशी और रोज साथ रहने के साथ साथ मैंने भी खुद को उसकी ऊपरी पर्सनालिटी तक लिमिट करना बंद कर दिया। जब उसका मूड रिलैक्स होता, वो अपनी लाइफ के छोटे छोटे हिस्से बताती और धीरे धीरे मैंने उसकी स्टोरी जोड़ ली। वो एक वेल्दी फैमिली की टिपिकल एरिस थी। शुरू के सालों में उसके फादर ने एक अच्छी खासी बड़ी कंपनी चलाई थी और उनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत कंफर्टेबल थी।
लेकिन किस्मत का कुछ पता नहीं होता। कुछ साल पहले उसके फादर को एक इनक्योरेबल इलनेस हो गई और मरने से पहले उन्होंने पता नहीं क्यों कंपनी के ज्यादातर शेयर्स ट्रांसफर कर दिए ताकि मदर और डॉटर बाकी लाइफ मजे से जी सके। उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगा और वो बैंकरप्ट हो गए। तब से वो दुनिया भर घूम रहे हैं मजे करने के लिए। वो घर बहुत कम आते हैं और उसने खुद माना कि वो इन लग्जूरियस और शोर शराबे वाली पार्टीज से थक चुकी है और सेलिब्रिटीज की सोशल लाइफ से भी। उसे सब कुछ बोरिंग लगता था, इसीलिए उसने एक सिंपल और क्वाइट एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब ढूंढी, बस टाइम पास करने के लिए। तो तुमने पहले किसी आवरली एम्प्लॉई या रियल नैनी को हायर क्यों नहीं किया? मैंने आखिरकार वो डाउट पूछ ही लिया जो काफी टाइम से मेरे दिल में था उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर। क्लीनिंग प्रोफेशनल ढूंढना तो जेब से कुछ निकालने जितना आसान था। घर क्यों छोड़ा? क्या ये मेस क्रिएट करता है? जैसे कुछ अंडरवेयर और मेरी तरफ मुड़ना एक एमेच्योर चोर की तरह। ये सवाल सुनकर यसी क्यू, जो अभी खरीदे हुए लिलीज के बुके को वास में रख रही थी, थोड़ा रुक गई। उसने मेरी तरफ चेहरा घुमा के स्माइल दी। बाहर के लोग कभी तुम्हारे जितने अटेंटिव नहीं होंगे। उस स्माइल में एक हल्की सी उदासी और कुछ ऐसी चीज थी जिसे समझाया नहीं जा सकता। उसका टोन लाइट था और उसकी आंखें धीरे से मेरे चेहरे पर घूमने लगी बिना कोई रियल आंसर दिए। इस तरह दिन बीतते गए, एक डोमेस्टिक एम्प्लॉय के रोल की टेंशन में और येसीक्यू के साथ बढ़ती क्लोजनेस में, जब तक मेरा बर्थडे नहीं आ गया। मैं तो वो डेट भूल ही गया था, पर सुबह सुबह मुझे मेरी बुद्धि माँ का कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज मिला जिसने मुझे थोड़ा उदास कर दिया। फिर येसीक्यू एक मिस्टीरियस अंदाज में मेरे पास आई। जैंगवेई, आज मौसम बहुत अच्छा है, घर में बंद मत रहो, मेरे साथ वॉक पे चलो। मुझे बोलने का मौका भी नहीं मिला। जब तक मैं खुद को घर से बाहर खींच पाया, वो वॉक सुबह से शाम तक चली। लगता था उसने पहले से एक परफेक्ट आइटनरी रेडी कर रखी थी। तेज स्पेस पर लेकिन छोटे छोटे डिटेल्स के साथ हम उस टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन में गए जहां मैं हमेशा जाना चाहता था, लेकिन टिकट के पैसे देने की हिम्मत नहीं थी। फिर हमने टॉप फ्लोर के एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में लंच किया जहां का खाना बहुत एलिगेंट था। दोपहर में उसने मुझे उस स्टोर में ले गई जो मुझे बचपन में बहुत पसंद था। जब उसने शूट करने के लिए गन पकड़ी, वो थोड़ी क्लमजी पर अडोरेबल लग रही थी। टारगेट पे शूट करते वक्त उसका पूरी रिदम नहीं था, लेकिन जब वो हंसती थी तो वो किसी से भी ज्यादा वाइल्ड होके हंसती थी, जैसे कोई हाई स्कूल स्टूडेंट ने क्लास स्किप की हो। जब सन सेट हुआ, उसके हाथ बड़े और छोटे बैग से भरे थे। मोस्टली उसकी ही परचेजेस थी। मेरे पैर इतने सुन्न हो गए थे जैसे वो मेरे हो ही ना। डिनर में क्या चाहिए? मैं ट्रीट देती हूँ, तुम रेस्टोरेंट चूज करो। सिटी लाइट्स को एक के बाद एक जलते देखकर मेरे दिल में एक अजीब सा अटैचमेंट और लॉन्गिंग महसूस हुई। कैसा रहेगा अगर आज रात हम घर पे डिनर करें? मैं तुम्हारे लिए कुक करूंगा। येसिक्यू तू ना सीधी हुई और उसकी आंखें खुशी से झुक गईं। ठीक है, चलो घर पे डिनर करते हैं। पहले सुपरमार्केट से शॉपिंग कर लेते हैं। हम पास के सुपरमार्केट की तरफ मुड़ गए। वो कार्ट को ऐसे पुश कर रही थी जैसे कोई बच्चा हर चीज को लेकर क्यूरियस हो। आह, देखो ये इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट। क्या तुम्हें पता है इसे कैसे बनाते हैं? और मुझे तुम्हारी सिग्नेचर डिश खानी है। लास्ट में हम इंग्रेडिएंट से भरे बैग्स लेकर अपार्टमेंट 1704 में वापस आए। किचन में मैंने एप्रन बांधा और काम में लग गया। इस बार वो काउच पे नहीं बैठी, बल्कि उसने एक टॉल लैंप सेट किया और किचन आइलैंड पे अपनी थोड़ी अपने हाथों पे रखकर बैठ गई और मुझे खामोशी से देखने लगी। मैंने वेजिटेबल्स धोए, काटे, सौटे किए और मसाले डाले। मैं स्टोव के सामने पूरा कॉन्सेंट्रेटेड था। सिर्फ चाकू चलने की आवाज, पैन में तेल की सिजलिंग और मेरी कभी कभी की इंस्ट्रक्शन सुनाई दे रही थी। वो प्लेट देना, गुड, और मेरी कभी कभी की आवाज, वो प्लेट दो, ऑल राइट, एक प्याज लाओ, मैं ला रही हूं। वो एक मेहनती मधुमक्खी बी की तरह किचन में मेरी हेल्प करने आई। लाइट की एक सॉफ्ट और गर्म रोशनी ने हमें घेर लिया, जिससे रूम में एक सुकून भर गया। मैंने पहले कभी इतना चार्म और पीस फील नहीं किया था। जब पॉट से आखिरी सूप निकला तो टेबल भर चुकी थी। डिलिशियस कलर्स और खुशबू वाली डिशेस। येसिक्यू ने पता नहीं कहां से एक बहुत महंगी रेड वाइन की बोतल निकाली। उसने बड़े स्टाइल से कॉर्क निकाला और वाइन को डिकांटर में डाला। वो स्माइल करते हुए मेरे लिए ड्रिंक पोर करने लगी। फिर उसने अपने लिए पूरा भर लिया। गुड जॉब शेफ। टेबल पे सारी डिशेस देखकर और फिर उस चार्मिंग हंसते हुए चेहरे को देखकर मेरे दिल का कोई कोना गर्म पानी में भीगा हुआ, सॉफ्ट और पिघला हुआ महसूस हुआ। बहुत टाइम बाद मुझे घर वाली फीलिंग आई थी, लेकिन जैसे ही मैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्थडे डिनर एंजॉय करने वाला था, येसिक्यू ने आगे बढ़कर मेरा रिस्ट पकड़ लिया। उसकी आंखों में शरारत और उम्मीद चमक रही थी। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप बाकी है, बर्थडे गिफ्ट। मैं हैरान रह गया। मेरा दिल अभी इसमें से कुछ काउंट नहीं होता। उसने मुझे इंटरप्ट किया, खड़ी हुई और मुझे लिविंग रूम के काउच पे जाके बिठा दिया। यहां बैठो, आंखें बंद करो, चीटिंग मत करना। उसका टोन ऐसा था जिसमें कोई डिस्कशन नहीं हो सकती थी। मैंने बिना कुछ कहे आंखें बंद कर लीं, थोड़ा क्यूरियस और फनी फील करते हुए।
बिना ये जाने कि इस यंग लेडी का अब नया आइडिया क्या होगा, मैंने उसके हल्के कदमों की आवाज सुनी। वो बेडरूम की तरफ गई और दरवाजा बंद होने की हल्की आवाज आई। कुछ सेकंड्स बीत गए। लिविंग रूम में मुझे अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। वो क्या कर रही होगी? जब मैं और कंट्रोल नहीं कर पाया और आंखें खोलकर देखना चाहा, तभी ज्वेलरी की हल्की आवाज और एक एलिगेंट फ्रेग्रेंस आई जो उसके रोज वाले परफ्यूम से बहुत अलग थी। क्या तुम अपनी आंखें खोल सकते हो? उसकी आवाज में हल्की सी नर्वसनेस और शर्म थी। मैंने धीरे से अपनी आईलिड्स उठाई। उस मोमेंट पे मेरी सांस रुक गई और मेरा दिल एक धड़कन भूल गया। रूम की सॉफ्ट लाइट के नीचे येसी क्यू खामोशी से खड़ी थी। उसने एक स्प्लेंडेड अनफू पहना था, फाइन सिल्क का एक्वा ब्लू ब्रेस्ट स्कर्ट जिसमें लोटस मोटिव्स की एम्ब्रॉयडरी थी। उसके वाइड स्लीव्स बादलों की तरह लग रहे थे। स्कर्ट लहरों की तरह फ्लोर पर गोल्डन थ्रेड्स की तरह गिर रही थी। उसके काले लंबे बाल एक एलिगेंट बन में बंधे थे और कुछ बाल उसके चीक्स पे आ रहे थे जो उसकी स्नो जैसी साफ स्किन को और हाईलाइट कर रहे थे। उसके आईब्रोज और आईज ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने पेंट किया हो। नॉर्मली वो केयर फ्री या फ्लर्टिशियस होती थी, लेकिन अब वो किसी पुरानी पेंटिंग से निकली हुई एक मेडन लग रही थी। इतनी ब्यूटीफुल और एथेरियल जैसे वो इस दुनिया की ना हो। मुझे हैरान देखकर उसने अपने लिप्स काटे और धीरे से स्माइल किया। उसके चीक्स थोड़े लाल हो गए। सीरियसली, हैप्पी बर्थडे। मैं तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट के तौर पे डांस करूंगी। ये कहकर बिना रिएक्शन का मौका दिए उसने अपना सर थोड़ा झुकाया और अपने डेलिकेट हाथों से एक एलिगेंट जेस्चर बनाया। पुराना म्यूजिक बजने लगा और वो ग्रेसफुली मूव करने लगी। उसके वाटर स्लीव्स बादलों की तरह उड़ने लगे, धुंध जैसे ब्लू। स्कर्ट लहरों की तरह उड़ी, जैसे कोई अनरियल ड्रीम। उसके डांस स्टेप्स बहुत एक्सपर्ट नहीं थे। ट्रांजिशंस में थोड़ी क्लमजीनेस थी, लेकिन वो एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन, वो डेडिकेशन और उसकी आंखों में मेरे लिए वो प्यार किसी भी परफेक्ट डांस टेक्निक से ज्यादा इंप्रेसिव था। टर्न करते वक्त वो पंख की तरह हल्की थी। स्लीव्स ऐसे लग रहे थे जैसे मूनलाइट में कोई ब्लू लोटस पूरा खिल गया हो। जब वो वापस देखा, उसकी आंखें जैसे कुछ कहना चाहती थीं पर रुक गईं। स्टार्स और मेरे रिफ्लेक्शन से भरी हुई थी। डेलिकेसीज और वाइन एक तरफ की और एक ब्यूटी जो सिर्फ मेरे लिए उस मोमेंट पे अनफू में डांस कर रही थी। क्या चोर, क्या एम्प्लॉई, क्या एम्प्लॉयर, सारे आइडेंटिटी बैरियर्स खत्म हो गए थे। मैं काउच में धंस गया। अपने सामने ये ड्रीम जैसा सीन देखकर मेरे सीने में एक अनरियल पर बहुत इंटेंस इल्यूजन जागने लगा। कौन हूं मैं? ज़ैंग वेई। इसे डिजर्व करने के लिए, जैसे मैं किसी एम्प्लॉयर की किस्मत एंजॉय कर रहा हूं और ये खूबसूरत कॉन्क्यूबाइन सिर्फ मेरी है। उसका गेज शुरू से एंड तक सिर्फ मुझ पर था। जब डांस खत्म हुआ, वो थोड़ा झुकी, साइड मुड़ी और फिनिश करने के लिए ऊपर देखा। रूम में फिर से खामोशी छा गई। सिर्फ हमारी थोड़ी तेज सांसें बची थीं और एक खामोश रिश्ता जो बिना शब्दों के वहां महसूस हो रहा था, वो वहीं खड़ी रही। चीक्स एकदम लाल थे, सीना थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था और उसके फेस पर बोल्डनेस और शर्म का एक मिक्सचर था। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से मुझसे पूछा। मेरे सामने ये लड़की ऐसी लग रही थी जैसे आसमान से कोई होरदा उतर आई हो, जिसकी आंखें सिर्फ मुझ पर टिकी थीं। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मेरी आवाज भारी और टूटी टूटी निकल रही थी। मुझे ये बहुत पसंद आया। जैसे क्यों की आंखें अचानक चमक उठीं, जैसे उनमें हजारों तारे गिर गए हों। सारी चमक उसकी आंखों में सिमट गई। उसका देखने का अंदाज और भी इंटेंस और सिलेक्टिव हो गया जब वो धीरे से मेरे सामने बैठने के लिए आई। वेल, चलो खाते हैं, हमारे शेफ का कमाल देखते हैं। ओके, खाओ। मैंने अपना ग्लास उठाया और उसके ग्लास से हल्का सा टच किया। ग्लास की वो साफ टिंक की आवाज ऐसी थी जैसे कोई साइलेंट सिग्नल हो जिसने इस अनोखी रात की शुरुआत कर दी थी। खाना बहुत टेस्टी था। मैंने अपनी पूरी जान लगा दी थी। हर डिश मेरी सीक्रेट स्पेशलिटी थी। जब हम चॉपस्टिक्स चला रहे थे, हमने दिन भर की बातें की, शॉपिंग, वीडियो गेम्स और बाकी सब। टेबल का माहौल बहुत रिलैक्स्ड और खुशनुमा था। वो बार बार मेरे ग्लास में वाइन डालती रहीं। वो खूबसूरत आंखें लैंप की रोशनी में और शराब के रिफ्लेक्शन में पानी की लहरों की तरह चमक रही थीं, जो रूह को खींच रही थीं। रेड वाइन पीने में बहुत सॉफ्ट थी और उसमें से फल और लकड़ी जैसी स्मेल आ रही थी। मेरा अल्कोहल रेजिस्टेंस हमेशा से अच्छा रहा है। नॉर्मली आधा लीटर शराब मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, पर पता नहीं क्यों अचानक मेरे पेट से एक तेज चक्कर उठा। मेरा सर भारी और धुंधला होने लगा और मेरी नजरों के सामने एक हल्की सी धुंध छा गई। जैसे क्यू का हंसता हुआ चेहरा जो मेरे सामने था, वो लाइट के एक सॉफ्ट फिल्टर में लिपटा हुआ लग रहा था। वो इतनी सुंदर लग रही थी जो लगभग अनरियल था। मेरे शरीर के अंदर जैसे किसी ने आग लगा दी हो। मेरा मुंह सूख गया, गला जलने लगा और दिल बेइंतहा तेज धड़कने लगा। मैंने अपना सर झटका ताकि सब साफ दिखे, पर चक्कर और तेज हो गए। क्या हुआ ज़ैंग वेई? क्या तुमने ज्यादा पी ली? येसे क्यू की आवाज चिंता से भरी थी। वो थोड़ा और पास आई। उसका गर्म सांस मेरे कान से टच हुआ। मैंने ऊपर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें इतनी पास थीं। वो शर्म और उम्मीद जो पहले उनमें थी, वो कब गायब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। उसकी जगह एक चालाक और जीत वाली स्माइल थी जो बढ़ती ही जा रही थी। वो ऐसी लग रही थी जैसे किसी बिल्ली ने मछली चुरा ली हो। कुछ तो गड़बड़ है।
इस ड्रिंक में कुछ मिला हुआ है। ये ख्याल मेरे उलझे हुए दिमाग में बिजली की तरह दौड़ा, पर बहुत देर हो चुकी थी। एक भयानक कमजोरी ने मेरे पूरे जिस्म को घेर लिया। मैंने उठने की कोशिश की, पर सिर्फ लड़खड़ाया। मेरे हाथ इतने कमजोर थे कि मैं उन्हें उठा भी नहीं पा रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से एक वर्ड बोला और फिर दुनिया गोल घूमने लगी। होश खोने से थोड़ा पहले मैंने धुंधला सा देखा कि यसे क्यों खड़ी हुई। उसके फेस पर शर्म और जिद का एक मिक्स रंग था। उसके नाजुक हाथ उसकी कमर तक गए। उसने अपने सुंदर एनफू की डोरी खोली और लाइट में उसके कंधों की सॉफ्ट स्किन हल्की सी चमक रही थी। वो मेरी तरफ झुकी। उसके हल्के खुशबूदार हाथ मेरे जलते हुए माथे को छुए और उसने मेरे कान के पास कुछ धीरे से कहा। आखिरी चीज जो मैंने देखी वो उसकी बोल्ड स्माइल थी, और फिर मैं पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। जब मेरी आंख खुली, खिड़की से आती धूप ने मेरी आंखों को चौंधिया दिया। मेरे सर में भयानक दर्द था, जैसे फट जाएगा। मैंने अपनी आईलिड्स उठाई। मेरी धुंधली नजर धीरे धीरे साफ हुई। एक अनजान कांच की सीलिंग, मेरे नीचे मैट्रेस बहुत सॉफ्ट था। ये वो गेस्ट रूम नहीं था जहां मैं सोता था। अचानक मुझे कुछ फील हुआ। मैंने एकदम से अपना सर घुमाकर देखा। ये क्यों मेरे बराबर में लेटी थी, गहरी नींद में। उसके काले लंबे बाल तकिए पर झरने की तरह बिखरे थे। उसकी लंबी पलकें शांति में थीं, और कंबल पता नहीं कब फिसलकर उसकी कमर तक आ गया था। उसके गोल कंधे और कॉलर बोन्स बिना किसी कपड़े के साफ दिख रहे थे। मेरा दिमाग जैसे फट गया। मैं एकदम जम गया। मैंने सांस लेना तक रोक दिया। पिछली रात की यादें मेरे दिमाग में आने लगीं। उसका एलिगेंट डांस, वो अजीब नशा, उसके कपड़ों की डोरी का खुलना, और अंधेरे में कुछ धुंधला पर गर्म सा एहसास। हम तभी मेरे पास लेटी लड़की ने हल्की सी आवाज की और धीरे से जाग गई। उसकी आंखें मेरी हैरानी और शौक भरी नजरों से मिली। पहले तो वो दंग रह गई, फिर उसके चीक से एकदम लाल हो गए। उसने इंस्टिंक्टिवली कंबल को थोड़ा और ऊपर खींच लिया। अपनी चिन को छुपाते हुए उसने सिर्फ अपनी चमकती हुई आंखें दिखाई, जो मुझे देखते वक्त ब्लिंक कर रही थीं। उस लुक में शर्म, नर्वसनेस और एक ऐसी चालाकी थी जिसे समझना मुश्किल था। ज़ैंगवई, जिस दिन तुमने मेरी सफाई में हेल्प की थी, मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं तुम्हें तुम्हारी बाकी की जिंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाकर रखूंगी। In the grey fog, we praise the fool. Praise the fool beneath the silent dome. Grey fog curls where gods lost their throne. Indisputable, he stands alone, a broken crown, a nameless god. The distant star cuts through the night, cold revelation burning alive. Praise the fool, the unseen flame, a savior born without a name. Through sacrifice, through loss and pain, show that we've our food for Blessings fall like frozen rain, shielding hearts from endless pain. Does he save or does he deceive? A God we doubt, yet still believe. Praise the fool, The silent king. Farewell, my friends. Journeys carved in loss and time. Letters hold what voices can't. Names erased yet never gone. who now blesses gods above, when even God
the longest journey must come